हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट प्रेप विद अंकुर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो नेट का एग्ज़ाम आने वाला है जो कि 5 जनवरी को होना है। तो आई होप आप सब अच्छे से अपनी रिवीजन को कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट इंडियन इंग्लिश राइटर्स को रिवाइज़ करवाऊँगी जो आपके नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा राव की, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट राइटर हैं इंडियन इंग्लिश में। तो इनका टाइमलाइन है 1908 टू 2006। ही वॉज अ मेजर इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये काफ़ी अच्छे एक नॉवलिस्ट माने जाते हैं और शॉर्ट स्टोरी में भी काफ़ी फेमस हैं ये। हिज वर्क ब्लेंड इंडियन फिलोसफी, माइथोलॉजी, गांधीनियन थॉट एंड नेशनलिज्म विद इंग्लिश प्रोज। इनके वर्क्स में हमें इंडियन फिलोसफी देखने को मिलती है, माइथोलॉजी और गांधीनियन थॉट को काफ़ी फॉलो किया इन्होंने अपने वर्क्स में। तो इन्होंने कौन कौन से नॉवेल्स लिखे थे वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इन्होंने लिखा था कांतापुरा, जो कि 1938 में लिखा था और ये इनका सबसे फेमस नॉवल माना जाता है। इसमें इन्होंने गांधी फ्रीडम मूवमेंट के इम्पैक्ट को दिखाया है। एक साउथ इंडियन विलेज की इसमें क्या है सेटिंग है, और रिटन इन पुरानिक ओरल स्टोरी लाइट टेलिंग स्टाइल, मतलब इसको एक स्टोरी टेलिंग स्टाइल में लिखा गया जैसे कि पुराने टाइम में लोग जिसको हम बोलते हैं कथा कथा टाइप में लिखा है कि इसमें एक हरी कथा, मतलब एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग जो हम बोलते थे पुराने टाइम में, उस टाइप में इसको लिखा गया है। तो इसमें क्या होता है, मूर्ति मूर्ति इसमें एक मेन करेक्टर होता है और इसमें एक जो एक अचाका नाम की ओल्ड लेडी होती है जो इस स्टोरी को सुनाती है। तो ये आपको इस चीज़ का इसमें ध्यान रखना है। इस कांतापुरा से हमेशा ही नेट में क्वेश्चन आता है। ऐसा भी कोई सेशन नेट का ऐसा नहीं गया जिसमें कांतापुरा से क्वेश्चन ना आया हो। तो आपको इसका पब्लिकेशन ईयर याद रखना है और इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है मूर्ति, उसको याद रखना है। और इसकी क्रोनोलॉजी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो इसकी क्रोनोलॉजी मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा। नेक्स्ट है इनका द सरपेंट एंड रोप। सरपेंट एंड रोम 1960 में पब्लिश हुआ था। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क और फिलोसफिकल वर्क है इनका। एक्सप्लोज इंडियन मेटाफिजिक्स, आइडेंटिटी एंड ईस्ट वेस्ट एनकाउंटर को इसमें उन्होंने दिखाया है। और इस वर्क के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1964 में। इसमें रिलेशनशिप दिखाई गई है, इंडियन और वेस्टर्न कल्चर की रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है। और इस वर्क के लिए राजा राव को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ये आपको याद रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि साहित्य अकेडमी अवार्ड किस वर्क के लिए राजा राव को मिला था, तो वो सरपेंट एंड ड्रॉप के लिए मिला था। ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये आप ज़रूर से याद रखना। नेक्स्ट उनका वर्क है द कैट एंड शेक्सपियर, 1965 में पब्लिश हुआ था। ये शॉर्ट फिलोसफिकल वर्क है जिसमें ह्यूमर एंड आयरनी को इसका यूज़ किया गया है। किसको? एडवेटा वेदांता को डिस्कस करने के लिए इन्होंने ह्यूमर और आयरनी का यूज़ किया है। इसमें जो कैट है वो रिप्रेजेंट करती है हिंदू कंसेप्ट ऑफ कर्मा को, और रामकृष्णा पाई इसमें प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी के, और गोविंदा नायर और रामकृष्ण पाई इसमें दो मेजर करेक्टर इसमें हम देखते हैं। तो ये इनकी कैट एंड शेक्सपियर वाली नॉवल है। नेक्स्ट इनकी नॉवल है कॉमरेड किरिलोव, जो कि 1976 में पब्लिश हुई थी। ये एक पॉलिटिकल नॉवल है जो एक्सप्लोर करती है रेवोल्यूशन को, आइडियोलॉजी को और स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट को। और ये राव का इंटरेस्ट शो करती है मार्क्सिज्म में। जो राव थे वो मार्क्सिज्म में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, तो ये वाला वर्क मार्क्सिज्म को शो करता है। और इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है पद्मानभा अय्यर। इसमें जो मेन करेक्टर है, मीन्स प्रोटैगनिस्ट इसका पद्मानाभा अय्यर है। इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी, जिसमें से एक है द काउ ऑफ बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज। ये जो स्टोरीज उन्होंने लिखी थी वो 1947 में लिखी थी। और ये जो स्टोरीज हैं वो किससे रिलेटेड है? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। नेक्स्ट इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है द पुलिस एंड द रोज, 1978 में पब्लिश हुई थी। तो ये सब कुछ राजा राव के बारे में था। राजा राव काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर के काफ़ी प्रोमिनेंट राइटर हैं, इसको आप मिस नहीं कर सकते। तो ये वाले जो एक राइटर है, इनके सारे वर्क्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, इनके पब्लिकेशन ईयर को याद रखना है, क्योंकि
इसके ऊपर मतलब इनके पब्लिकेशन के ऊपर हर बार क्वेश्चन बनता है, तो इनकी क्रोनोलॉजी याद कर लेना, थोड़े बहुत इसकी समरी देख लेना बस, क्योंकि इसमें प्रोटैगनिस्ट के थोड़े बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसकी एक बार समरी को आप ध्यान से देख लेना। ओके, नेक्स्ट राइटर पे चलते हैं जो कि हैं आर के नारायण। आर के नारायण भी इंडियन इंग्लिश राइटर के काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। आर के नारायण, मुल्क आनंद, राजा आनंद और राजा राव तीनों को इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का क्या माना जाता है, एक बेस बनाया था इन्होंने, और ट्रायलॉजी मानी जाती है इंडियन इंग्लिश राइटिंग की। इनको हम ट्रायलॉजी की तरह कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट वर्क क्या है हमारा, स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा था इन्होंने 1935 में, और इसमें इन्होंने क्या दिखाई है, चाइल्डहुड एंड स्कूल लाइफ दिखाई है मालगुडी की। जो आर के नारायण है ये अपने वर्क्स में मालगुडी की सेटिंग रखते थे, जो कि एक फिक्शनल टाउन है था इनके वर्क्स में, तो वो हमें देखने को इनके वर्क्स में मिलता है। मालगुडी फिक्शनल टाउन था, और तो इन्होंने स्कूल लाइफ दिखाई है मालगुडी की स्वामी एंड फ्रेंड्स में। फिर है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि 1937 में लिखा था। इसमें इन्होंने स्टूडेंट लाइफ और अर्ली अडल्टहुड को दिखाया है। नेक्स्ट है इनका डार्क रूम, जो कि पब्लिश हुआ था 1938 में। इसमें दिखाया है मैरिटल कन्फ्लिक्ट एंड वुमेन इशू। 1938 में ये पब्लिश हुआ था। उसके बाद है इंग्लिश टीचर, जो हुआ था 1945 में पब्लिश हुआ था। इसमें लव, लॉस एंड स्पिरिचुअलिज्म की थीम को दिखाया है। उसके बाद है मिस्टर संपत, जो कि 1949 में लिखा गया था। इसमें इन्होंने जर्नलिज्म एंड फिल्म वर्ल्ड, मतलब ये जो वर्क है ये जर्नलिज्म और फिल्म वर्ल्ड पे एक स्टायर के उसमें लिखा गया है। नेक्स्ट इनका वर्क है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो कि 1952 में आया था। इन्होंने इसमें मनी, एम्बिशन एंड डाउनफॉल को शो किया है। नेक्स्ट इनका वर्क है वेटिंग फॉर महात्मा 1955, जो कि गांधीयन मूवमेंट और लव के ऊपर बेस्ड है। थर्ड है इनका द गाइड आया था 1958 में। इसमें क्या थीम है, इसमें है स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड आयरनी। जो द गाइड है ये इनका काफ़ी फेमस वर्क है, जिसमें राजू की स्टोरी है। इन्होंने राजू की स्टोरी को दिखाया है कि कैसे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मतलब मूव हो जाता है। लास्ट में वो कैसे एक स्पिरिचुअल बन जाता है, एक गाइड से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव हो जाता है, ये इन्होंने अपने वर्क में दिखाया है। नेक्स्ट है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961। इसमें इन्होंने गुड वर्सेस इविल की थीम को शो किया है। नेक्स्ट है द वंडर ऑफ स्वीट्स 1967, फादर सन कन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट है द पेंटर ऑफ साइंस 1977 और टाइगर ऑफ मालगुडी 1983। जो आर के नारायण है इनकी भी क्रोनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वर्क्स क्रोनोलॉजी में ही हैं, तो आप इसको ऐसे कि ऐसे ही रीड कर सकते हो और लर्न कर सकते हो, क्योंकि ये नेट के एग्ज़ाम में इनकी क्रोनोलॉजी, कुछ राइटर्स हैं जिनकी क्रोनोलॉजी हमेशा पूछी ही जाती है, जैसे राजा राव हो गए, आगे हम मुल्क आनंद को पढ़ेंगे, और आर के नारायण हो गए, तो ये कुछ इनके वर्क हैं जो हमेशा पूछे ही जाते हैं। और आर के नारायण का एक उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई डेज़, जो कि 1974 में पब्लिश हुई थी। तो ये सब आपको लर्न करनी है। कुछ इसकी समरी देख लेना, समरी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, प्रोटैगनिस्ट पे ही बनते हैं, ज़्यादा कोई डीप क्वेश्चन इसमें बनते नहीं हैं। नेक्स्ट वर्क है टॉकेटिव मैन 1986, द वर्ड ऑफ नागराज 1990, ग्रैंड मदर टेल 1993। कुछ इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी। मालगुडीज डेज लिखी थी इन्होंने, जो कि 1943 में पब्लिश हुई थी। एन एस्ट्रोलॉजर डे एंड अदर स्टोरीज, लाले रोड एंड अदर स्टोरीज, अंडर द बनियन ट्री, डोडू एंड अदर स्टोरीज। ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शंस है। अब इनको इनके वर्क्स के लिए कुछ अवार्ड्स भी मिले थे। तो इनको द गाइड, जो मैंने आपको बताया इनका काफ़ी फेमस वर्क है, उनके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1958 में द गाइड के लिए। तो आपको एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कि आर के नारायण को किस वर्क के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, तो उन्हें द गाइड के लिए 1958 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था।
नेक्स्ट है पद्मा भूषण मिला था इनको 1964 में और इनको पद्मा भूषण मिला था 2000 में। तो अवार्ड्स के लिए भी क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे आपको तीनों ऑप्शन दे देंगे तो आपसे ये पूछेंगे कि इनमें से मुल्का आर के नारायण को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हुए हैं, ऑप्शन 1 बोथ या ABCD ऑल 3। तो ये आपको थोड़ा अपने माइंड में रिमेंबर रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट राइटर पे चलते हैं, मुल्का राज आनंद, जिनकी टाइमलाइन है 1905 to 2004। He was one of the founding figures of Indian English literature, known for his social realism and strong concern for the oppressed and marginalized। इन्होंने oppressed caste पे और marginal caste पे बहुत लिखा था। ये जो चाइल्डहुड को लेके उस टाइम पे जो शोषण हो रहा था उस थीम पे इन्होंने काफ़ी लिखा था। उस सोसाइटी के लिए इन्होंने काफ़ी अपनी राइटिंग्स में शो किया है। मेजर वर्क्स ऑफ मुल्का राज आनंद, उन्होंने नॉवेल्स लिखा था। इनको क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन हो रहा है, इनको हम द चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया बोलते हैं। किसको? मुल्का राज आनंद को। तो आप ये याद रखना। तो फर्स्ट ऑफ हम नॉवल देखेंगे इनकी द अनटचेबल, जो कि 1935 में आई थी और इनकी काफ़ी फेमस नॉवल है। तो इन्होंने इस पे क्या फोकस किया है, इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे फोकस किया है। इसके प्रोटेगनिस्ट कौन होते हैं? बाखा, जो कि एक स्वीपर बॉय होता है। और इन्होंने मतलब जो EM फोस्टर ने, उनके फ्रेंड होते हैं, उन्होंने जब वो TS एलियट के क्राइटन पे वर्क लिख रहे थे तब उन्होंने क्या करा था, इनके साथ इनका इंट्रोडक्शन हुआ था। किनके साथ? मुल्का राज आनंद के साथ। ठीक है, इन्होंने जो बाखा है वो एक स्वीपर बॉय होता है और कैसे मतलब वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है और कैसे जो अपर कास्ट है कैसे उसका यूज़ करती है, मिसयूज़ करती है, कैसे उसके ऊपर मतलब एक जो लोअर सोसाइटी है वो कैसे अपर सोसाइटी से दब के रहती है, ये सब इन्होंने अपनी इस नॉवल में दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है इनकी कूली 1936, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी। इन्होंने पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर की एक्सप्लॉयटेशन को शो किया है इसमें जो मेन करेक्टर होता है वो होता है मोनो, इसका प्रोटैगनिस्ट होता है। 14 ईयर ओल्ड बॉय होता है जो कि पॉवर्टी से क्या होता है, मतलब वो काफ़ी पुअर होता है, पॉवर्टी से सफ़र कर रहा होता है। तो ये इन्होंने कुली में शो किया है। टू लीव्स एंड बर्ड 1937 में पब्लिश हुई थी। प्लाइट ऑफ, इसमें क्या है, प्लाइट ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स अंडर ब्रिटिश रूल। इसमें गंगू होता है इसका प्रोटैगनिस्ट और इसका वो किसके नीचे काम करता है, वो ब्रिटिश रूल के अंडर काम करता है। और किस चीज़ का काम करता है, वो टी प्लांटेशन का काम करता है। तो इसमें उन्हीं की स्टोरी दिखाई गई है, जैसे कि हमें इसके टाइटल से ही पता लगता है, टू लीव्स एंड बर्ड 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है द विलेज 1939, फर्स्ट इन ट्रायलॉजी विद अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द स्वॉर्ड। ये एक ट्रायलॉजी में आता है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वॉर्ड एंड सिकल एंड द विलेज। ये 3 मिलाकर इनकी ट्रायलॉजी बनती है। इसमें किसकी स्टोरी है? इसमें फर्स्ट नॉवल ऑफ लालू, ट्रायलॉजी अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940, इंडियन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर, सेकंड पार्ट ऑफ ट्रायलॉजी का सेकंड पार्ट होता है। और इसमें इंडियन सोल्जर्स को दिखाया है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कैसे होते हैं। उसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो लालू होता है। नेक्स्ट है द स्वॉर्ड एंड सिकल 1942, इसमें पीजर्स मूवमेंट्स एंड सोशलिज्म को शो किया गया है और ये फाइनल पार्ट होती है। जो विलेज है वो सेकंड पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, थर्ड पार्ट होता है इसका द स्वॉर्ड एंड सिकल, जो कि 1942 में होता है। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953, द ओल्ड वुमेन एंड काओ, वुमेन ऑपरेशन एंड सोशल रिफॉर्म को शो कर रहा है। मॉर्निंग फेस इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, 1968 में आया था। इन्होंने भी काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, जिसमें से फर्स्ट है द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज। पद्मा भूषण 1967 में इनको मिला था, जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। किस लिए? इनके लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। और इनको इनके ऑटोबायोग्राफिकल वर्क के लिए भी, मॉर्निंग फेस के लिए भी अवार्ड मिला हुआ है। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनको इनके ऑटोबायोग्राफिकल वर्क मॉर्निंग फेस के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो ये सब मुल्क राज आनंद
के बारे में था। इनकी अवार्ड्स को देख लेना, इनके वर्क्स को देख लेना, इनकी क्रोनोलॉजी देख लेना और इनके मेन प्रोटैगनिस्ट को ज़रूर देखना। जो एग्ज़ाम में आपको प्रोटैगनिस्ट दे देंगे तो आपको मैच द कॉलम में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं कि प्रोटैगनिस्ट के नेम दे देंगे और आपको उनका वर्क दे देंगे, तो आपके उसके प्रोटैगनिस्ट को उसके सही वर्क के साथ मैच द कॉलम में मैचिंग करने के लिए आता है एग्ज़ाम में। ओके, तो नेक्स्ट हमारी राइटर को देखेंगे हम, अनीता देसाई। ये भी इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और ये अपने साइकोलॉजिकल रियलिज्म और डीप एक्सप्लोनेशन ऑफ इनर लाइफ स्पेशली ऑफ वुमेन करेक्टर्स, ये अपनी साइकोलॉजिकल रियलिज्म के लिए काफ़ी फेमस है। इन्होंने वुमेंस के ऊपर अपनी नॉवेल्स को लिखा है कि वुमेंस का क्या इनर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है अपनी लाइफ के साथ, उनके इनर लाइफ मतलब उनके माइंड कि वो अपने माइंड के साथ साइकोलॉजिकली कैसे सफ़र कर रही होती हैं, ये इन्होंने अपने नॉवेल्स में शो किया है। तो फर्स्ट इनका वर्क है क्राई द पीकॉक, जो कि 1963 में आया था। ये भी एक साइकोलॉजिकल नॉवल है और इस थीम्स क्या है इसमें, लॉनलीनेस, ऑब्सेशन एंड मैरिटल डिस्कॉर्ड। इसमें क्या होता है, एक माया जो प्रोटैगनिस्ट होती है, उसका हस्बैंड होता है गौतम, दोनों की मैरिज हो रखी होती है और उनका एक बच्चा भी होता है। तो जो माया होती है उसको कोई एस्ट्रोलॉजर ये बताता है कि तुम्हारी 4 साल के बाद तुम्हारी हस्बैंड की डेथ हो जाएगी और बस यही उसके मन में क्या होता है, फियर चलता रहता है कि शायद वो उसके हस्बैंड की डेथ ना हो जाए तो उसकी लाइफ उसके बाद कैसी होगी। तो इसी चक्कर में क्या होता है, वो अपने हस्बैंड की खुद ही उसको मार देती है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो ये क्या होता है कि वो अपने जो उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा से वो फेस कर रही होती है, वो उसका ऐसा ऑब्सेशन बन जाता है कि वो अपने हस्बैंड को खुद ही मार देती है। तो ये सब क्राई द पीकॉक में अनीता देसाई ने दिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट उनका वर्क है वॉइसेस इन द सिटी, 1965, एलिनेशन इन अर्बन लाइफ। इसमें क्या किया है, अर्बन लाइफ की मतलब कैसे लोग अर्बन लाइफ में अकेले रह जाते हैं, कैसे वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करते हैं, ये इन्होंने वॉइसेस इन द सिटी में दिखाया। और इसकी जो सेटिंग है वो कोलकाता की इसमें सेटिंग है। इसमें 3 सिबलिंग्स की स्टोरी होती है, अमला, निरोध एंड मोनिशा की स्टोरी है और वो कैसे मिजरेबल कंडीशंस में कोलकाता में रहते हैं, ये वॉइसेस इन द सिटी में देखा गया है। नेक्स्ट उनका वर्क है बाय बाय ब्लैकबर्ड, 1971 में पब्लिश हुआ था। इसमें इंडियन इमिग्रेंट्स इन इंग्लैंड कल्चरल डिस्प्लेसमेंट की थीम को शो किया गया कि कैसे लोग इंडिया से इंग्लैंड में जाके रहते हैं, वहाँ सेटल होते हैं, फिर वहाँ उनकी लाइफ अच्छे से सेटल नहीं हो पाते हैं, फिर वो उनके अंदर कैसे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, उन्हें वहाँ एडजस्टमेंट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो इन्होंने इसमें इमिग्रेंट्स की स्टोरी को बताया है जो इंडिया से इंग्लैंड में जाके शिफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है वेयर शैल वी गो दिस समर, 1975 में पब्लिश हुई थी और ये इनका फोर्थ नॉवल था जिसमें इन्होंने फीमेल एलिनेशन और मदरहुड की थीम को दिखाया है। इसमें क्या होता है, सीता इसकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है और वो 5th टाइम प्रेग्नेंट होती है और वो फ्रस्ट्रेशन फील करने लग जाती है कि मैं क्या इसी चीज़ के लिए बनी हूँ कि मैरिज, और मैं बच्चों में ही मतलब बंद के रह गई हूँ, मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ। तो वो अंदर अंदर साइकोलॉजिकली सफ़र कर रही होती है और वो क्या करती है, वो अपने मतलब भाग जाती है सब कुछ छोड़ के। और तो इसमें क्या है, एक फीमेल की एलिनेशन और मदरहुड को शो किया गया है। नेक्स्ट है फायर ऑन द माउंटेन, 1977 में आई थी, ये उनका 5th नॉवल था। आइसोलेशन एंड विड्रॉल वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, 1978। इसमें नंदा कौल एक एल्डर लेडी होती है जो कि अपनी लाइफ को बताती है कि कैसे वो अपने डॉटर्स की केयर करती है, हस्बैंड की केयर करती है, कि उसकी लाइफ हमेशा दूसरों को ही केयर करने में निकल जाती है, उसकी खुद की कोई लाइफ नहीं होती है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकती है, कुछ कर नहीं सकती है, अपनी लाइफ को उसने वैसे नहीं जिया जैसा वो जीना चाहती थी। तो बस ये उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती है और वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करती है और वो इस सब को छोड़ के क्या करना चाहती है, वहाँ से भागना चाहती है। तो ये सब फायर और द माउंटेन में देखा गया है और इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1978 में। नेक्स्ट वर्क है क्लियर लाइट ऑफ डे, 1980 में लिखा गया था। इसमें फैमिली रिलेशनशिप एंड मेमोरी को शो किया गया है।
और सेट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इन कस्टडी 1984 में लिखा गया था। डिक्लाइन ऑफ उर्दू पोइट्री एंड कल्चर अडेप्टेड इनटू ए फिल्म बाय इस्माइल मर्चेंट, मतलब इन कस्टडी के ऊपर एक फ़िल्म भी अडेप्ट की गई है। किसने बनाई थी? वो इस्माइल मर्चेंट ने बनाई थी। और इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें डिक्लाइन ऑफ उर्दू पोइट्री एंड कल्चर का डिस्कशन किया गया है। इसमें एक देवेंद्र शर्मा नाम के प्रोफेसर होते हैं और कैसे वो देखते हैं, उनकी बीवी होती है, वो उन्हें पोइट्री में सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन वो फिर एक लड़के को पोइट्री सिखाते हैं कि ताकि उर्दू जो पोइट्री है उसका मतलब डिक्लाइन ना हो। तो ये सब इन कस्टडी में दिखाया गया। नेक्स्ट है बर्गमंटन बॉम्बे 1988, इसमें जूइश एक्साइल एंड एलिनेशन की बात को दिखाया गया है। नेक्स्ट है जर्नी टू इथाका 1995, स्पिरिचुअल क्वेस्ट है इसमें। नेक्स्ट है फास्टिंग फिस्टिंग 1919 में, फैमिली ऑपरेशन एंड जेंडर रोल्स। और इस वर्क को शॉर्ट लिस्टेड हुआ था ये वाला वर्क फास्टिंग फिस्टिंग किसके लिए? बुकर प्राइज़ के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि फायर ऑफ द माउंटेन के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, और बुकर प्राइज़ के लिए कौन सा उनका वर्क पब्लिश हुआ था और शॉर्ट लिस्ट हुआ था? फास्टिंग फिस्टिंग। और इन कस्टडी के ऊपर उनकी क्या है, एक फ़िल्म अडेप्टेशन हुई है इन कस्टडी के बेस पे। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है गेम्स एट ट्विलाइट 1978, डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज। चिल्ड्रन लिटरेचर द विलेज बाय सी 1982 वॉन द गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़। द विलेज बाय सी है अनीता देसाई की, उनको गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज़ मिला हुआ है। नेक्स्ट है उनकी अवार्ड्स। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1978 में फायर ऑफ माउंटेन के लिए। गार्डियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज़ मिला था द विलेज बाय सी के लिए। पद्मा भूषण 2014 में मिला था बुकर प्राइज़ शॉर्ट लिस्टेड फॉर फास्टिंग फिस्टिंग। पद्मा भूषण उनको 2014 में मिला था और बुकर प्राइज़ शॉर्ट लिस्ट हुई थी किसके लिए? फास्टिंग फिस्टिंग के लिए। ये अवार्ड्स भी याद करके जाना आप। नेक्स्ट राइटर है हमारी कमल मार्कंडेया, इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, बेस्ट नोन फॉर पोर्ट्रेइंग इंडियन सोसाइटी, वुमेन्स इनर लाइफ, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। हर राइटिंग कंबाइंस साइकोलॉजिकल रियलिज्म विद सोशल कंसर्न। इनकी राइटिंग में हमें सोशल साइकोलॉजिकल रियलिज्म के साथ साथ सोशल कंसर्न भी देखने को मिलता है। इनकी नॉवेल्स हैं नेक्टर इन सीव 1954, ये इनकी काफ़ी फेमस पोयम है नेक्टर इन सीव। स्टोरी ऑफ ए रुक्मणी ए विलेज वूमेन, इसमें रुक्मणी की स्टोरी को दिखाया गया है जो कि एक गांव की औरत होती है और उसकी लाइफ को दिखाया गया है कि वो कैसे डिफ़िकल्ट लाइफ फेस करती है एज ए पीजेंट बन के। और इसमें थीम्स है पॉवर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडोरेंस एंड रूरल लाइफ। बेसिकली रुक्मणी की विलेज लाइफ को इसमें शो किया गया और उसकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में इसमें बात की गई है। तो ये उनका काफ़ी फेमस पोएम नॉवल थी और इसका पब्लिकेशन ईयर आपको याद रखना है, ये 1954 में आया था। सम इनर फ्यूरी 1955 में है, सेमी ऑटोग्राफिकल वर्क है उनका। और ये स्टोरी में ये सेट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट के, सेटिंग इसकी क्विट इंडिया मूवमेंट के उसमें रखी गई है। नेशनलिज्म और पर्सनल कन्फ्लिक्ट इसमें दिखाया गया है। इसमें एक यंग वुमेन की स्टोरी है जिसको इंग्लिश मैन से क्या हो जाता है, लव हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के ड्यूरिंग। तो इसमें ये सब है। ए साइलेंस ऑफ डिज़ायर 1960, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न रैशनलिज्म। नेक्स्ट वर्क है पोजेशन 1963, ईस्ट वेस्ट कल्चर एनकाउंटर, आर्टिस्ट वाल्मीकि एंड इज एक्सप्लोइटेशन। पोजेशन में वाल्मीकि और उसके एक्सप्लोइटेशन को दिखाया है। ए हैंडफुल राइस 1966, अर्बन पॉवर्टी एंड सर्वाइवल इन मद्रास, द नोवेयर मैन 1972, रेशियल प्रोडिजीज इन इंग्लैंड्स पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, टू वर्जन्स 1973, यूथ ग्लैमर एंड मॉरल डिसल्यूजमेंट, द गोल्डन हनीकॉम, डिक्लाइन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल थीम्स। द गोल्डन हनीकॉम भी कई बार नेट के एग्जाम में रिपीट हुआ है और ये कब हुआ आया था? 1977 में। नेक्स्ट है किरण देसाई जो कि अनीता देसाई की बेटी होती हैं। ये भी इंडियन नॉवलिस्ट हैं और नोन फॉर हर शार्प इंसाइट इनटू ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन, आइडेंटिटी एंड पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोलेशन।
ये अपनी ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन और पोस्ट कॉलोनियल डिस्कोलेशन के लिए जानी जाती हैं। शी इज़ द डॉटर ऑफ नॉवलिस्ट अनीता देसाई। जैसे मैंने आपको बताया ये अनीता देसाई की क्या होती हैं, बेटी होती हैं। इनको अवार्ड्स मिले थे। मैन बुकर प्राइज़ मिला था 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, जो इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस वर्क है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला था, फाइनलिस्ट हुआ था। बेटी टास्क अवार्ड 1998 मिला था हुल्ला बालू इन गोवावा ऑर्किड के लिए। और द वन ऑफ द यंगेस्ट बुकर प्राइज़ विनर है ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। काफ़ी कम उम्र में इनको बुकर प्राइज़ मिला था। शायद उनकी माँ को कभी नहीं मिला पर उनकी बेटी को मिला था। तो नॉवल है इनके हुलाबू इन गवावा ऑर्किड 1998, कॉमिक एंड हिस्टोरिकल नॉवल है। एक सेट इन स्मॉल इंडियन टाउन में इसकी सेटिंग रखी गई है। थीम्स इसमें अब्सर्डिटी, एस्केप एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस की इसमें थीम है। इस पर संपत चावला की स्टोरी होती है जो कि प्रोटैगनिस्ट होता है, और कुल्फ़ी उसकी माँ होती है संपत की। तो उसमें ये स्टोरी दिखाई गई है, दोनों माँ बेटे की स्टोरी दिखाई गई है इसमें। और इस वर्क के लिए उन्हें बेटी टास्क अवार्ड मिलता है उन्हें इस वर्क के लिए। नेक्स्ट उनका वर्क है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। इसको मैन बुकर प्राइज़ मिलता है 2006 में। इसमें बीजू और साई क्या होते हैं, मेजर करेक्टर्स होते हैं। मुट उनका एक डॉग होता है जो कि इस नॉवल में दिखाया गया होता है। इसमें बीजू की स्टोरी दिखाई गई होती है जो इलीगल माइग्रेंट होता है यूएस में, और जो वो अपनी लाइफ बनाने की कोशिश करता है। और इसमें एक एग्लिसाइज इंडियन गर्ल होती है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ रह रही होती है। तो इसमें यही दिखाया है। और हमने जब उनका इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि वो इमाइग्रेशन ग्लोबलाइजेशन की थीम के ऊपर काफ़ी लिख रही थी, तो इसमें उन्होंने इसी थीम को यूज़ किया है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में। हर फेमस नॉवल उनकी फेमस नॉवल है। सेट इन क्लिम्पोंग इंडिया एंड द यूएसए। इंडिया और यूएसए दोनों की सेटिंग है इसमें। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस में कहाँ की सेटिंग है, तो इंडिया और यूएसए दोनों की सेटिंग है इसमें। थीम्स है इसमें ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड एलिएशन, पोस्ट कॉलोनियल डिसल्यूजनमेंट, क्लास एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। ये याद रखना कि उनको कौन से अवार्ड मिले थे, और उनके वर्क्स को भी याद करना है कि उन्होंने कौन कौन से नॉवल को लिखा था। नेक्स्ट आती है जुम्फा लहरी। जुम्फा लहरी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट राइटर है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। इंडियन अमेरिकन राइटर है, बेस्ट नोन फॉर हर सेंसिटिव पोर्ट्रायल ऑफ इमाइग्रेंट एक्सपीरियंस, आइडेंटिटी एंड कल्चरल डिस्प्लेसमेंट। ये भी इमाइग्रेंट एक्सपीरियंस के ऊपर लिख रही थी और उनकी आइडेंटिटी को लेके उन्हें क्या डिफ़िकल्टीज आती थी, ये सब इन्होंने अपने वर्क्स में, नॉवेल्स में डिस्कस किया है। अवार्ड्स मिले थे इनको मिला था पुलिटर्स प्राइज़ फॉर फिक्शन 2000। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ के लिए इन्हें पुलिटर्स प्राइज़ मिला था। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ 1919, हर मोस्ट फेमस वर्क एक्सप्लोर इंडियन डायस्पोरा लाइफ इन यूएसए। इंडियन डायस्पोरा लाइफ की, इंडियंस की क्या लाइफ रहती है यूएसए में, ये इन्होंने अपने इस इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज़ में दिखाया है। और इस वर्क के लिए उन्हें पुलिटज़र प्राइज़ भी मिला था 2000 में। नेक्स्ट है इनका अनकस्टम अर्थ। इन्होंने इसमें फैमिली रिलेशनशिप, जनरल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया है। और जो ये टाइटल है ये इंस्पायर्ड था नेथियल हॉथॉर्न से इंस्पायर होकर उन्होंने ये इस वर्क का टाइटल दिया था। नेक्स्ट है द नेमसेक 2003, आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ सेकंड जनरेशन इमाइग्रेंट्स। इसमें इन्होंने सेकंड जनरेशन के इमाइग्रेंट्स की जो आइडेंटिटी को लेके वहाँ डिफ़िकल्टी थी, क्राइसिस था, उसको दिखाया है। और इसका प्रोटैगनिस्ट होता है गगोल गांगुली। और ये नॉवल कब आई थी, 2003 में ये नॉवल आई थी। नेक्स्ट नॉवल है द लोलैंड 2013। इसमें फैमिली पॉलिटिक्स एंड लॉस को दिखाया गया है, बैकग्राउंड ऑफ द नक्सलाइट मूवमेंट। और मैन बुकर प्राइज़ के लिए क्या हुआ है, ये शॉर्टलिस्ट हुआ था। नेक्स्ट उनका नॉवल है द लोलैंड, फैमिली पॉलिटिक्स और लॉस के लिए, और बैकग्राउंड था इसका नक्सलाइट मूवमेंट का, और ये भी शॉर्टलिस्ट हुई थी मैन बुकर प्राइज़ के लिए। नेक्स्ट उनका वर्क है वेयर अबाउट्स, जो कि 2021 में ही आया है। इंट्रोस्पेक्टिव नॉवल है और ओरिजिनली इसको इटालियन में लिखा गया है। नेक्स्ट है अरुंधति रॉय। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की।
अरुंधति रॉय भी इंटरनेशनली एक्लेम्ड इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट है, एसिस्ट भी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, जो कि अपने पावरफुल फिक्शन और आउटस्पोकन नॉन फिक्शन के लिए जानी जाती हैं। इन्हें अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले थे। मैन बुकर प्राइज़ मिला था इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, जो इनका काफ़ी फेमस वर्क है। सिडनी पीस प्राइज़ मिला था 2004 में, और नॉर्मन मेलर प्राइज़ मिला था 2011 में। तो इनका द मोस्ट फेमस वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हर डेबट एंड मोस्ट फेमस रोज केरला की इसमें सेटिंग है, और इसमें थीम्स हैं कास्ट सिस्टम एंड सोशल हायरार्की, फॉरबिडन लव, चाइल्डहुड ट्रामा एंड मेमोरी, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री शेपिंग प्राइवेट लाइव्स, इनोवेटिव नॉन लीनियर नरेटिव स्टाइल्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यह ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इनका वर्क है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस 2017। मल्टी वॉइस्ड पॉलिटिकल नॉवल है, क्योंकि ये पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहती हैं, और इसको कश्मीर, दिल्ली और सेंट्रल इंडिया में इसकी सेटिंग रखी गई है। थीम्स इसमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जेंडर आइडेंटिटी और स्टेट वायलेंस एंड रेजिस्टेंस को शो किया गया है। इनके कुछ नॉन फिक्शन वर्क्स भी हैं, जिसमें है द एंड ऑफ इमेजिनेशन 1998, एंटी न्यूक्लियर एसेज हैं ये। द कॉस्ट ऑफ लिविंग 1998, नर्मदा डैम इशू के ऊपर इन्होंने द कॉस्ट ऑफ लिविंग को लिखा है। पावर पॉलिटिक्स 2001 में आई थी। एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर 2004 में। फील्ड नोटिस ऑन डेमोक्रेसी 2009 में, एंड माई सिडेटियस हार्ट 2019 में। इसमें से इनका द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो नॉन फिक्शन में से ये इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट राइटर है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह की टाइमलाइन है 1915 टू 2014 में। ये क्या थे, एक इंडियन राइटर थे, हिस्टोरियन थे, जर्नलिस्ट थे और एडिटर भी थे, और इनको इनके बोल्ड स्टाइल, विट, रियलिज्म और सेकुलर आउटलुक के लिए जाना जाता है। तो खुशवंत सिंह की ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि वो इंडियन राइटर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, और जर्नलिस्ट भी थे, और एडिटर भी थे। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि ये इंडियन राइटर, हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट के साथ साथ एक एडिटर भी थे, और इन्होंने योजना में भी काम किया है, और द नेशनल हेराल्ड एंड हिंदुस्तान टाइम्स में भी इन्होंने काम किया हुआ है। इनका मोस्ट फेमस नावल है ट्रेन टू पाकिस्तान 1956, मोस्ट फेमस नावल है, और इसका पब्लिकेशन डेट आप याद रखना 1956। और इसको सेट किया था उन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया के ड्यूरिंग में 1947 में। फोकस है इनका कम्युनल वायलेंस, ह्यूमन ट्रेजिडी, विलेज की सेटिंग है इसमें मानो माजरा की, तो इसमें इन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया को शो किया है। नेक्स्ट आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल 1959। ये एक पॉलिटिकल नॉवल है जो इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को के दौरान इसकी सेटिंग रखी थी। नेक्स्ट इनका दिल्ली, ये नॉवल 1990 हिस्टोरिकल नॉवल है जो दिल्ली की हिस्ट्री को कवर करता है एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स तक, जिसमें ब्लेंड सेक्स, पॉलिटिक एंड हिस्ट्री को शो किया गया है। कुछ इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस है, जैसे द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज, अ ब्राइड फॉर द साहिब एंड अदर स्टोरीज, और ब्लैक जैस्मीन। ब्लैक जैस्मीन इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, तो इसको आप याद रखना। पद्म भूषण 1974 रिटर्न इन प्रोटेस्ट। पद्मा भूषण इनको 1974 में मिला था, लेकिन इन्होंने उसको प्रोटेस्ट 1984 में क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था। फिर इनको पद्मा विभूषण मिला 2007 में। फिर इनको साहित्य अकेडमिक फेलोशिप मिली। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड इंग्लिश राइटर्स, इनको इंडिया का काफ़ी इम्पॉर्टेंट राइटर माना जाता है, और इनकी बुक्स को काफ़ी पसंद किया जाता है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में काफ़ी इनकी बुक्स को पढ़ा भी जाता है और पसंद भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे राइटर है महेश दत्तानी। इज़ अ लीडिंग इंग्लिश प्ले राइट, डायरेक्टर एंड एक्टर, बेस्ट नोन फॉर ब्रिंगिंग कंटेम्प्रेरी इंडियन सोशल इशू टू द इंग्लिश लैंग्वेज स्टेज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडियन सोशल इश्यूज़ को दिखाया अपने वर्क्स में। तो इन्होंने जो फर्स्ट नॉवल लिखा था वो था फाइनल सॉल्यूशन, जो कि 1993 में लिखा था। इन्होंने इसमें कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस को दिखाया है, हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट को शो किया है, और यूज़ कोरस मास टेक्निक को इसमें इन्होंने यूज़ किया इन्होंने फाइनल सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट इनका वर्क है तारा, जो इन्होंने 1995 में लिखा था। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और पैट्रियार्की को दिखाया है। स्टोरी ऑफ कंजॉइंट ट्विंस की स्टोरी है, इसमें ट्विंस की स्टोरी इसमें दिखाई गई है। हाईलाइट प्रेफरेंस ऑफ द मेल चाइल्ड, कुछ नहीं है इसमें, ट्विंस की स्टोरी होती है, और डॉक्टर उन्हें बोलता है कि हम ट्विंस में से किसी एक को ही बचा पाएंगे, तो ये बोलते हैं कि लड़के को बचाओ, क्योंकि उनकी ऐसी सोसाइटी होती है कि
जैसे हम बोलते हैं ना कि लड़का ज़रूरी होता है और वो हमारे वंश को आगे बढ़ाता है, तो ये स्टोरी कुछ इसी पे ही बेस है कि उन्होंने प्रेफरेंस दी थी मेल चाइल्ड को, जो कि पैट्रियार्की को शो करती है। डांस लाइक मैन मैन है उनका 1989 में पब्लिश हुआ था, जो कि जेंडर रोल्स और आर्टिस्टिक फ्रीडम को शो करता है और कन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअलिटी को शो करता है। इसमें ब्रेवली फोर्ट द क्वीन 1991 में आया था और इसमें डोमेस्टिक वायलेंस, पैट्रियार्की, हिपोक्रेसी और अर्बन मिडिल क्लास फैमिली की थीम को दिखाया गया। ऑन ए मैगी नाइट इन मुंबई 1998, होमोसेक्सुअलिटी एंड आइडेंटिटी, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले टू ओपनली डिस्कस गे थीम्स। इसमें गे थीम को दिखाया है। गे थीम मीन्स मेल टू, मतलब होमोसेक्सुअलिटी को शो किया गया है और ये फर्स्ट इंडियन इंग्लिश प्ले था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी की थीम को दिखाया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ऑन ए मैगी नाइट इन मुंबई 1998। जो ये स्टार्स लगे हुए हैं इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, तो ये आप ना ज़रूर से याद करके जाना। 30 डेज इन सितंबर 2001, इसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और ट्रामा को शो किया गया है। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर 1998, फ्लाइट ऑफ हिजराज, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, सोशल मार्जिनेशन। जो 7 स्टेप्स अराउंड द फायर है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो उनकी जो कंडीशंस है, जो उनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं लाइफ को लेके, सोसाइटी को लेके, वो इन्होंने इस वर्क में शो की है। इन्हें अवार्ड्स मिले थे। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1998 में। फर्स्ट प्ले राइट इन इंग्लिश टू रिसीव्ड इट। ये पहले प्ले राइट थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1998 में। इनको पद्माश्री भी मिला है कब, 2005 में। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड अपने चाइल्ड लिटरेचर के लिए काफ़ी फेमस थे। रस्किन बॉन्ड बॉर्न हुए थे 1934 में। वन ऑफ द मोस्ट बिलव राइटर्स ऑफ फिक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स, नोन फॉर हिज सिंपल लिरिकल स्टाइल, डीप लव फॉर नेचर, हिल लाइफ एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। इन्होंने अपने वर्क्स में इनके वर्क्स काफ़ी नेचर पे काफ़ी बेस्ड थे और ये हिली एरिया में रहते थे, मसूरी में, तो इन्होंने हिल्स का भी काफ़ी मेंशन अपने वर्क्स में दिखाया और उन्हें चिल्ड्रन से काफ़ी लगाव था, इसलिए ये चिल्ड्रन लिटरेचर पे क्या करते थे, ज़्यादा फोकस करते थे। तो फर्स्ट है इनका द रूम ऑन द रूफ 1956, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। कमिंग ऑफ द एज ऑफ स्टोरी ऑफ रस्टी, और इनके लिए इन्हें जॉन लिविलियन राइज प्राइज़ मिला था। ये याद रखना कि इनको द रूम ऑन द रूफ के लिए कौन सा प्राइज़ मिला था, जॉन लिविलियन राइज प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट है हमारा वर्क वैग्रेंट्स इन द वैली 1987 में था और ये सीक्वल आया था किसके लिए, द रूम ऑन द रूफ का सीक्वल आया था। कौन, वैग्रेंट्स इन द वैली। तो ये याद रखना कि सीक्वल टू द रूम ऑन द रूफ इसमें से कौन सा वर्क है, तो वैग्रेंट्स इन द वैली क्या है, इसका सीक्वल आया था। नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ पीजन्स 1978 में आया था, जो कि सेट हुआ था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 पे ये बेस्ड है। नेक्स्ट है दिल्ली इज़ नॉट फार 1994 में आया था और इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं जिसमें है द नाइट ट्रेन एट डियोली एंड अदर स्टोरीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ ये वाली। आवर ट्री स्टोल ग्रो इन देहरा, द ब्लू अम्ब्रेला, द रस्किन बोर्ड ओम्बनिवस। चिल्ड्रन लिटरेचर में कौन कौन से वर्क आते हैं, द ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर, रस्टी सीरीज़। ऐसे एंड नॉन फिक्शन वर्क भी इन्होंने लिखा था, सीन्स फ्रॉम ए राइटर लाइफ, रेन इन द माउंटेन्स एंड रोड टू दी मसूरीज। ये इनके कुछ नॉन फिक्शन वर्क्स हैं जो इन्होंने लिखे थे। इन्हें भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले थे। तो इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1992 में, आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा। पद्मश्री मिला था 1919 में, पद्मा भूषण मिला था 2014 में। तो ये आपको याद रखना है। ब्लू अम्ब्रेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा की समरी देख लेना। एंड द रूम ऑन द रूफ 1956, ये तो इनका सेमी ऑटोग्राफिकल वर्क है, तो इसकी समरी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये आप इसकी समरी को थोड़ा बहुत देख लेना। तो आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी राइटर्स को कंप्लीट कर लिया इंडियन इंग्लिश की। कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट राइटर हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। इधर आपकी एक अच्छी रिवीजन हो जाती है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर्स की। जो भी राइटर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स भी मैंने करा दी, उनके क्या अवार्ड्स, किस वर्क के लिए उनको क्या मिले, ये भी मैंने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। और नेट में जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मैंने उन वर्क्स को भी हाईलाइट किया है। तो प्लीज़ से इस वीडियो को देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आगे भी ऐसी